पंजाब के किसानों का सहारा बने सीएम योगी आदित्यनाथ। बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजे गेहूं के बीज। बोले यूपी सरकार हमेशा किसानों के साथ। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का आरजेडी पर निशाना। बोले आरजेडी जातिवादी और सांप्रदायिक दोनों है। आरजेडी के पास कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान। बिहार चुनाव 2025 पर बोले पप्पू यादव सभी लोग महागठबंधन के साथ खड़े हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान। पटाखों के नए वेरिएंट को लेकर जताई चिंता। बोले नए वेरिएंट्स का जानवरों पर पड़ रहा है बुरा असर। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 से 24 अक्टूबर तक केरल का 4 दिवसीय दौरा करेंगी। यह जानकारी राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में दी गई है। विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति 21 अक्टूबर की शाम को तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगी और 22 अक्टूबर को राष्ट्रपति सबरीमाला मंदिर में दर्शन और आरती करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की केरल यात्रा के सुरक्षा इंतजामों पर केरल के डीजीपी रावदा ए चंद्रशेखर ने कहा कि राष्ट्रपति 21 से 24 अक्टूबर तक केरल के दौरे पर रहेंगी। तैयारियों के स्तर की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समन्वय बैठक बुलाई गई थी। सुरक्षा के लिए 5000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात भी किया गया है। और क्या कुछ कहा गया उनकी सुरक्षा में, आइए दिखाते हैं आपको। Honorable President of India is on visit to the Kerala state from October 21st to October 24th. Honorable President, after landing here, tomorrow she will visit Sabrimala, and after that the VIP will visit Varkala and Pala, and then finally, this is the first time such a high-profile dignitary is visiting Sabrimala, and it's a challenge to us. We prepared fully for the particular thing, for the visit. We made elaborate arrangements of both the securing the Nilakil area and Nilakil to Pamba, and Pamba to Sannidhanam, and Sannidhanam near the temple area. The whole area has been, we have made full arrangements have been put in place there. We are deploying about nearly 5,000 plus personnel to ensure the security of the dignitary. Honorable President of India. रुक करते हैं अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित किसानों की मदद के लिए गेहूं बीज सहायता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि दीपावली का पर्व पूरे उत्साह, उमंग और शांतिपूर्ण वातावरण में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्सव का वास्तविक आनंद तभी है जब हम किसी पीड़ित को जोड़कर उसकी सहायता के लिए खड़े हों। इसी भावना के साथ उत्तर प्रदेश सरकार इस कठिन समय में पंजाब के अन्नदाता किसानों के साथ खड़ी है। सीएम योगी ने कहा कि पंजाब के किसान इस आपदा का सामना अकेले नहीं करेंगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। दीपोत्सव का ये कार्यक्रम 5 दिवसीय कार्यक्रम उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से उत्साह और उमंग को लेकर के सर्वत्र खुशहाली है, और उत्साह और उमंग का माहौल, खुशहाली का माहौल तभी और प्रभावी हो पाता है जब हम अपनी खुशी के साथ किसी पीड़ित को जोड़ करके उसकी सहायता के लिए खड़े होते हैं। पंजाब जो देश का एक प्रमुख राज्य है, जिसने स्वतंत्र भारत में कृषि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था, आज उस पंजाब में इस वर्ष हुई अतिवृष्टि के कारण तमाम प्रकार से जनजीवन प्रभावित हुआ, खेती किसानी प्रभावित हुई। यहां तक कि जो बीज वहां पर रखा गया था, उस बीज को भी बाढ़ की चपेट में आने से वह बीज भी सब
खराब हो गया। परिणाम है कि इसका प्रभाव वहां की खेती बाड़ी पे पड़ सकता है। अन्नदाता किसानों की उपज पे पड़ सकता है। इस आपदा की घड़ी में हम सब अपने पंजाब के अन्नदाता किसानों के साथ खड़े हैं, इस विश्वास के साथ आज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कृषि विभाग और उत्तर प्रदेश बीज एवं विकास निगम की ओर से 2500 बोरा यानी 1000 कुंटल गेहूं का बीज पंजाब के लिए रवाना किया जा रहा है। जब बाढ़ आई थी और नुकसान हुआ था उसी समय, क्योंकि ये अलग से पहले लोग कोई राशन लेके जा रहा था, कोई और कोई चीज लेके जा रहा था, मगर किसानों की जो आवश्यकता थी, जो किसानों पे अपना बीज रखा हुआ था, जो सारा पानी में बह गया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी चिंता करी और ये एक जो 1000 क्विंटल बीज हम लोग जो भेज रहे हैं, ये किसानों के लिए एक अमृत टाइप उनके लिए होगा, क्योंकि अगली फसल को और अपने आप को खड़ा करने के लिए अच्छे बीज की आवश्यकता थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहाँ पर बीज भेजने का इस कार्यक्रम में उसको हमारे जो बीज लेके जाएंगे उनको हरी झंडी देने का काम किया है। ये इसमें मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री किसानों के मसीहा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि उन्हें किसानों के, चाहे उत्तर प्रदेश के किसान हो और चाहे पंजाब के किसान हो, चाहे कर्नाटका, हिमाचल, जहाँ जिस भी प्रदेश के किसान हो, उन्हें किसानों के प्रति चिंता रहती है। उनको किसानों के प्रति बहुत सारी चिंताएं हैं कि किसान किस तरह से ये खड़ा हो सकता है। उसको खड़े करने में ये बीज की बहुत बड़ी महत्वता है। तो मैं इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री जी का, और मैं बहुत और एक किसानों के और उसके प्रति मैं कहना चाहता हूँ, उसकी किसानों की गहराइयों से मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि और पंजाब इस समय बहुत कठिनाई की परिस्थितियों में है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से हम लोगों ने तय किया, उन्होंने संवेदना के साथ ये निर्णय किया कि 1000 कुंटल बीज हम उत्तर प्रदेश से पंजाब को भेजेंगे। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कृषि क्षेत्र के भीतर जो गति प्रदान किया है, आज देश में उत्तर प्रदेश सबसे सर्वाधिक उसके भीतर उसकी भूमिका है और इस नाते एक सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के संवेदना के आधार पर वहां के किसानों को यह बीज यहाँ पर से आपूर्ति की जा रही है और वहां के किसानों को ये मुफ्त मिलेगा। 2500 पैकेट हम लोगों ने 1000 कुंटल के बीज वहां पर भेजने का निर्णय किया, जिसका आज फ्लैग ऑफ कार्यक्रम यहाँ पर है। विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादन में इस साल हम लोगों ने 500 लाख मीट्रिक टन गेहूं के रबी के सीजन में खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। 140 हेक्टेयर के भीतर हमारी करीब रबी की अभियान के भीतर हमारी फसलें लगेंगी और उसके लिए पूरी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कर रखी है। इसी के साथ साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पंजाब के लिए, क्योंकि वहाँ ये अभूतपूर्व बाढ़ आई थी, इस नाते उत्तर प्रदेश अपनी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम वहाँ 1000 कुंटल बीज उत्तर प्रदेश बीज निगम भेज रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आरजेडी पर निशाना साधा है। सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि आरजेडी जातिवादी और सांप्रदायिक दोनों है। इसका पूरा राजनीतिक एजेंडा दूसरी जातियों को बदनाम करने और हिंदू मुसलमानों के बीच झगड़े भड़काने में ही बीतता है। इसके आगे उन्होंने कहा कि उनके पास कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। महागठबंधन बनने से पहले ही टूटने की कगार पर खड़ा है। सभी जानते हैं कि तेजस्वी का करिश्मा फीका पड़ रहा है। अब केवल नीतीश कुमार ही सफल होंगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, ये जो आरजेडी है वो जातिवादी और संप्रदायवादी दोनों है। इनकी राजनीति का सारा दायरा दूसरी जातियों को गाली देने में और हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने में बीतता है। इनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। और चूंकि गठबंधन पहले ही गठबंधन बनने से पहले टूटने की कगार पे है
और लोगों ने उनके एक तरफा तानाशाही रवैये का उनके गठबंधन के दलों में काफी असंतोष भी है। और वो सब जानते हैं कि तेजस्वी का तेज समाप्त हो जा चुका है। अब तेजस्वी के स्थान पर जो यशस्वी है वो नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो इसलिए अब मोदी जी का जो मार्गदर्शन है, जो मोदी बयार है, वो बिहार में बाहर लाने जा रही है। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। बिहार की राजनीति में एक नाम ऐसा है जो हमेशा चर्चा में रहता है, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। जी हां, कभी अपनी बेबाकी से तो कभी अपने समाजसेवी अंदाज से और कभी अपनी संपत्ति के खुलासे से इस बार फिर उनके बयान ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पप्पू यादव ने बिहार चुनाव 2025 में कहा है कि पूरी जनता एक तरफ है, सभी लोग महागठबंधन के साथ खड़े हैं। महागठबंधन के ही सरकार बनेगी, जब जनता एकजुट है तो सभी को एकजुट कर देगी। और कुछ क्या कहा पप्पू यादव ने, आइए सुनाते हैं आपको। जनता हम लोगों को नंबर अपने घर में और बेटे की तरह रखेगी। पूरा जनता एक तरफा है, कहाँ देख रहे हैं, पूरा जनता महागठबंधन के साथ खड़ी है और आंख बंद करके महागठबंधन की सरकार बने। एकजुट है सर आप लोग? जी, एकजुटता दिख रही है। जनता ही एकजुट है। जब जनता एकजुट है तो सबको एकजुट कर देगी, आप चिंता मत कर। रुक करते हैं आप दिल्ली की तरफ। दिल्ली में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पटाखों के नए वेरिएंट को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार और कोर्ट की इजाजत के बाद फैसले का स्वागत किया गया था, लेकिन अब इसके दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। दीक्षित ने बताया कि इन नए वेरिएंट्स का पर्यावरण और जानवरों पर बुरा असर पड़ रहा है। कुछ पटाखा सप्लायर्स से बातचीत में उन्होंने माना कि इससे कोई बड़ा अंतर नहीं दिखेगा। संदीप दीक्षित ने कहा कि ये कोई व्यवहारिक समाधान नहीं है और प्रदूषण के असली कारणों पर ध्यान देने की जरूरत है। और क्या कुछ कहा दीक्षित ने, आइए सुनाते हैं आपको। ऐसा था कि जब ये सरकार ने कोर्ट के साथ मिलकर इसको परमिशन दिया था तो हमने तो उसका स्वागत किया था, लेकिन हमारा ये था कि ठीक है, वो व्यक्तिगत हम लोग सब दिवाली पटाखों के साथ मनाना चाहते हैं, मेरा अपना स्वार्थ भी है, लेकिन आज कल जो एक 2 या 3 नए पहलू निकल कर आए हैं कि पर्यावरण पर उसका बहुत ही बदतर असर हो रहा है, जानवरों की जिंदगी पे और चीज़ों पे। इससे मुझ जैसा व्यक्ति भी जो मानिए कि एकदम पटाखे से जिया, मुझे तो दिवाली उसके बिना लगती नहीं थी, मैं भी दोबारा इस बारे में सोचता था कि क्या अंततः ये किस हद तक हम इसको ले जा सकते हैं। फिर ये बात आई कि नहीं, ग्रीन क्रैकर करके कोई चीज़ आई है, लेकिन वो पिछले साल भी मैंने ढूंढी, ये पता चला था ग्रीन क्रैकर कर सकते हैं, मुझे तो कहीं मिला नहीं। अब की बार पता चला तो मैं आपको बहुत साफ बताता हूँ, मैंने अपने कुछ ऐसे लोगों से बात की जो पटाखा सप्लाई करते हैं, उन्होंने कहा साहब कोई ग्रीन इन नहीं है। अब उनका ये कहना, सच झूठ मैं नहीं जानता, इसलिए मैं ये नहीं चाहता इससे कोई आप निष्कर्ष निकालें, लेकिन उनका ये कहना था कि ऐसा कुछ खास है नहीं, और अंतर है तो पैसों का शायद बहुत ज़्यादा है। तो ये अभी भी कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन मुझे इस समस्या के बीच में नहीं लिख रहा है, जो हमारे खेलने की जो एक अभिलाषा है वो और पर्यावरण के बीच में कोई एक सामंजस्य समन्वय बना सके। मेरा ये कहना है दिल्ली सरकार से, क्योंकि दिल्ली सरकार मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ी फौरी तरीके से बिना गंभीरता से कई विषयों को ले रही है। उसने अच्छा है, जब आई थी तब बात कही थी कि मैं एयर पोल्यूशन को कम करूंगी, लेकिन एयर पोल्यूशन के पीछे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे सड़कें हैं, गड्ढे हैं, नाली की सफाई है, बढ़ता हुआ वेहिकुलर पॉपुलेशन है, उन पर तो कोई कम से कम आगे के लिए रणनीति हमारी सुनी नहीं। रुक करते हैं अब पंजाब की तरफ, जहां चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पर्यावरण विभाग के निदेशक सौरभ कुमार ने बताया कि हर साल की भांति इस वर्ष भी प्रदूषण नियंत्रण समिति और पर्यावरण विभाग ने एयर क्वालिटी इंडेक्स के पैमाने को लेकर बहुत गहन निगरानी की है। 13 अक्टूबर का जो आंकड़ा था वो सभी स्टेशनों पर संतुष्ट से मध्यम की श्रेणी में था। दिवाली की रात, जैसा कि अपेक्षित भी था, रात 7 बजे तक एयर क्वालिटी इंडेक्स आंकड़े संतुष्ट से मध्यम की श्रेणी में ही थे, लेकिन 8 बजे से लेकर रात के 11 से 12 बजे तक इसमें बढ़ोतरी देखी गई। इसके बाद ये आंकड़े अपने आप में प्राकृतिक रूप से फिर से मध्यम श्रेणी में आ गए हैं। और क्या कुछ कहा निदेशक ने, आइए दिखाते हैं आपको।
हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने AQI के जो पैमाने हैं उनका बहुत ही इंटेंसिव मॉनिटरिंग किया है और CPCB की गाइडलाइन के हिसाब से हमें दिवाली के एक दिन पहले एक दिन आइडेंटिफाइड कोई भी हो सकता है। इस साल वो 13 अक्टूबर था और दिवाली की रात हमें AQI के स्टेशंस जितने हैं सब पे मॉनिटरिंग करनी होती है। तो 13 अक्टूबर का जो आंकड़ा था हमारा वो सारे स्टेशन पर आई रिपीट सारे स्टेशंस पर जो AQI था वो सेटिस्फैक्ट्री से मॉडरेट की कैटेगरी में था। मतलब कि हमारा AQI 100 से नीचे था और कहीं कहीं 200 से 100 के बीच में था। दिवाली की रात में जैसा कि अपेक्षित था मैं इस बात के लिए आपको अंडरलाइन करना चाहूँगा कि 7 बजे रात तक हमारे जो AQI के आंकड़े हैं वो मॉडरेट से सेटिस्फैक्ट्री के बीच में ही हैं। 8 बजे के बाद सडन सर्ज था देखा गया जो कि ऑब्वियस था बिकॉज ऑफ द क्रैकर्स जो लोगों ने जगह जगह पर क्रैकर्स का इस्तेमाल किया। सडन सर्ज था 8 बजे से लेकर के रात के 11:30 बजे तक 11-12 बजे तक और प्राकृतिक रूप से जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ऊपर पहुंच गया था, करीब 300 के आसपास किसी स्टेशन में पहुंच गया था। वो अपने आप प्राकृतिक रूप से जो है सुबह होते होते फिर से दोबारा मॉडरेट कैटेगरी में आ गया। जो स्पष्ट रुझान है इसमें वो ये है कि जो हमारे जो शहरवासी हैं, जो हमारे सारे नागरिक हैं, सब लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर प्रशासन के किए जा रहे प्रयासों में सहयोग किया और जो गाइडलाइंस थी, जो तयशुदा समय था कि आप क्रैकर का इस्तेमाल कब करें, ग्रीन क्रैकर का करें, उनको बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से और लेटर और स्पिरिट में फॉलो किया। रुक करते हैं अब दिल्ली की तरफ, जहां दिवाली के जश्न में हुई आतिशबाजी से दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ गया है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच गया, जिससे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। इस पर सर गंगाराम अस्पताल के सह निदेशक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धीरेन गुप्ता ने कहा कि बच्चों के अंग नाजुक होते हैं और जो भी चीज नाजुक अंगों को प्रभावित करती है वो अधिक हानिकारक होती है। प्रदूषण अस्थमा या अन्य श्वसन समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए हानिकारक है। प्रदूषण न केवल गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करता है बल्कि उनके बच्चों को भी प्रभावित करता है। और क्या कुछ कहा डॉक्टर साहब ने, आइए दिखाते हैं आपको। दिवाली का टाइम है, थोड़ा बहुत तो पोल्यूशन टेम्परेचर कम होने के कारण भी होता है। तो जो सब लोग उत्सुक हैं पोल्यूशन बढ़ने से पहले क्या हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है कि बच्चों को पोल्यूशन क्यों ज़्यादा प्रभावित करता है एडल्ट के मुताबिक, राइट। तो सब बच्चों की उम्र तो छोटी होती है, उनके हर ऑर्गन इमेच्योर होते हैं। जब भी इमेच्योर ऑर्गन्स को कोई भी चीज़ अफेक्ट करती है ये ज़्यादा नुकसानदेही होती है। जैसे ब्रेन इमेच्योर होता है, दिल इमेच्योर होता है, लंग्स इमेच्योर होते हैं, पूरी बॉडी सिस्टम इमेच्योर होती है। ये बच्चे अंदर नहीं रुक सकते घर के अंदर, इनको बाहर ही खेलना है। आप हमारी उम्र में आप बैठ सकते हो अंदर एयर प्यूरिफायर लगा के, AC लगा के, बट बच्चे नहीं बैठना चाहेंगे और बैठना भी नहीं चाहिए, इनकी डेवलपमेंट पे प्रभाव पड़ता है। दूसरा, इनकी हाइट छोटी होती है। आपने देखा होगा पोल्यूशन मैक्सिमम ठंड के कारण नीचे सेटल हो जाता है, तो जितनी कम हाइट होगी उसकी सांस में ज़्यादा पोल्यूशन जाएगा। दूसरा, इनका रेस्पिरेटरी रेट कम से कम दुगना होता है एडल्ट के मुकाबले। तो अगर रेस्पिरेटरी रेट हाई है तो सांस मुंह से लेगा वो, और काफ़ी बच्चों की नाक बंद रहती है, मुंह से सांस लेते हैं, तो नाक का जो फिल्टरिंग इफेक्ट है वो भी नहीं आएगा। तो ये सब कारण है बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जो हमें दिखते नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा कंप्लेन नहीं करते। अब हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो प्रभावित हो सकते हैं। ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि आपका लंग प्रभावित होगा, लंग में पोल्यूटेड एयर जाएगा। तो इसमें 2 तरह के लोग हैं, एक है नॉर्मल इंसान जिनको खांसी जुकाम या अस्थमा टाइप की बीमारी नहीं रहती है, दूसरा है जिनको ऑलरेडी अस्थमा से ग्रसित हैं या सांस की बीमारी से, उनके लिए तो ये घातक होगा ही। बट ऐसा भी देखा गया है जो नॉर्मल इंसान है अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एयर लें, उनके लंग्स में ऐसी चेंजेस आते हैं जिसके कारण पोल्यूशन इंड्यूस टाइप अस्थमा बन सकता है। अस्थमा हो गई, एलर्जीज हो गई। अब लंग्स तो स्वाभाविक है, अफेक्ट सबसे ज़्यादा ही होंगे, लेकिन और ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, हम प्रेगनेंसी से बात करें, जो प्रेग्नेंट मदर है अगर पोल्यूशन से मीन्स पोल्यूशन को फेस कर रही है तो ना केवल मदर अफेक्ट होगी, जो उसके अंदर बेबी है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि जो पैदा होते हैं बाहर निकलते हैं तो स्टंटेड होते हैं, छोटे होते हैं,
इनके लंग डेवलपमेंट पुअर होती है और इनके अंदर हार्ट के अंदर और जो ब्रेन के अंदर थोड़े चेंजेस हो चुके होते हैं। और ये भी देखा गया है पिछले कुछ सालों में आपको ऑटिज्म जैसी बीमारियां भी काफी फल फूल रही हैं, काफी ज्यादा हो रही हैं। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पोल्यूशन से लिंक हो। बहुत अच्छी स्टडीज नहीं है बट इनडायरेक्ट स्टडीज हैं जो ये लिंक करती है। फिर हम बात करते हैं जो बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, उसके लंग्स को डेफिनेटली ज्यादा प्रभावित करता है एज कम्पेयर टू एडल्ट। ना केवल लंग्स को प्रभावित करता है, हार्ट को प्रभावित करता है। जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं PM 2.5 PM 2.3 वाले बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल, वो क्या होते हैं लंग्स के अंदर एंटर करके ब्लड में एंटर कर जाते हैं। ये काफी ऑर्गन्स को प्रभावित करते हैं। राजनीति के गलियारों से लेकर के महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे तक, बॉलीवुड से लेकर के अध्यात्म के हर अध्याय तक, अब आपका पसंदीदा चैनल आज की खबर अब सच्ची निष्ठा और ज्यादा कंटेंट के साथ आपके करीब आने वाला है। तब तक देखते रहिए आज की खबर।